ओके डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास रहेगी अपनी 11th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो बेटा चैप्टर 6 जो लास्ट लेक्चर में आपको कंप्लीट करा दिया गया था, जो था कार्य, ऊर्जा और शक्ति। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 7, यानी आज होगा हमारा बेटा अध्याय होगा अपना 7, अध्याय 7, जिसका नाम क्या है बेटा? कणों के निकाय, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति, कणों के निकाय एवं घूर्णी गति। आज इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं बेटा। तो थोड़ा सा छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ लेते हैं। नंबर 1, सबसे पहले बात करते हैं दृढ़ पिंड। दृढ़ पिंड यानी रिजिड बॉडी। दृढ़ पिंड किसे कहते हैं बेटा? सुनिए, ऐसा पिंड जिसका प्रत्येक कण दृढ़ता से, इससे प्रत्येक कण दृढ़ता से बंधा हो, ऐसा पिंड जिसका प्रत्येक कण दृढ़ता से बंधा हो, अर्थात बाह्य बल लगाने पर उनके मध्य की दूरी परिवर्तित नहीं होती हो, उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। सामान्यतः कोई भी वस्तु दृढ़ नहीं होती है। कोई भी पिंड दृढ़ नहीं होता है। कोई भी पिंड दृढ़ नहीं होता है। फिर भी यदि हम माने, जैसे हमारे पास जैसे पृथ्वी है, हम इसे क्या मान के चलते हैं? दृढ़ पिंड। मैंने पहले बोला है, वैसे तो प्रकृति में कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो दृढ़ हो, जिसके बीच की दूरी न बदले। लेकिन फिर भी यदि मान के चले कि संभवतः पृथ्वी के कणों के बीच की दूरी बहुत कम बदलती है। एक होती है बिलियर्ड कह सकते हैं। बिलियर्ड गेंदें होती है ठोस, जैसे उससे वो खेलते हैं ना, वो जो वाला वो एक चौकोर पर यूं निशाना मार के यूं डालते हैं, उनको विलियम गेंद बोलते हैं। ठीक है ना? वो जो क्या कहते हैं उसको, टेबल टेनिस जो होती है, उस पर यूं करके यूं निशाना लगाते हैं, वो विलियम गेंद। और लोहा, ये सब के सब दृढ़ पिंडों की गिनती में आते हैं। ये तो बात थी किसकी? दृढ़ पिंड की।
अब दूसरे नंबर पर डेफिनेशन आती है बेटा निकाय। निकाय किसे कहते हैं? सिस्टम। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि कणों का ऐसा समूह जो एक दूसरे पर बल आरोपित करते हों, तथा किसी घटना के अध्ययन के लिए इन्हें सम्मिलित किया गया हो। उसे निकाय कहते हैं। राइट बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको। जिसके पास मोबाइल है वो टेंशन ना ले, मैं लिखा हुआ भेज दूंगा, उसको नोट कर लेना। इसके बाद नंबर 3, तीसरे नंबर पर आता है कण। कण किसे कहते हैं? जिसका आकार उसकी गति के परिमाण की तुलना में नगण्य हो। यानी जिसका आकार उसकी गति के परिमाण की तुलना में नगण्य हो, उसे कण कहते हैं। राइट बेटा। नंबर अगला आता है कण के बाद हम किसकी बात कर सकते हैं? सुनिए अब, पहला हो गया दृढ़ पिंड, फिर हो गया निकाय, फिर हो गया कण। अब आता है कि जो दृढ़ पिंड है, इनकी गति दो प्रकार की होती है। गति दो प्रकार की होती है। गति कौन कौन सी दो प्रकार की होती है? नंबर 1 स्थानांतरीय गति। स्थानांतरीय गति क्या होती है बेटा? जिसमें किसी पिंड के कण निश्चित समय में समान दूरी तय करें। मैं क्या बोला? जिसमें किसी पिंड के कण निश्चित समय में समान दूरी तय करें, उसे स्थानांतरीय गति कहते हैं। राइट बेटा। जैसे अगर ये कोई पिंड है जिसमें ये इसके कण हैं, अगर सपोज ये गति करके यहां चले जाते हैं, उसके बाद ये अगली स्थिति हो जाती है, इसमें गति करने के बाद ये यहां आ जाते हैं, इसके बाद यदि बात की जाए
तो ये कण ऐसे चले जाते हैं। तो इस प्रकार ये सारे कण, क्या बोला मैंने, निश्चित समय में समान दूरी तय कर, इसने जितनी दूरी तय की उतनी इसने की, उतनी इसने की, ये सब समान दूरी तय कर रहे हैं। ऐसे आप दिखा सकते हैं, सभी की दूरी कैसी है, समान। ये सब समान दूरी तय कर रहे हैं, तो ये गति कैसी है, स्थानांतरी गति है। इसके बाद आता है नंबर 2 पर घूर्णन गति। घूर्णन गति, इसमें क्या होता है कि जब कोई पिंड एक निश्चित अक्ष के चारों ओर, निश्चित अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है, निश्चित अक्ष के चारों ओर घूर्णन करता है, तो ऐसी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पंखे की गति घूर्णन गति होती है। एक होती है जो कुम्हार का चाक होता है, चाक, कुम्हार के चाक की गति, ये सारी गति कैसी है बेटा, घूर्णन गति। और घूर्णन मैंने बोला निश्चित अक्ष, इस निश्चित अक्ष को कहते हैं घूर्णन अक्ष। और ये घूर्णन अक्ष यानी घूर्णन अक्ष किसे कहते हैं, जिसके चारों तरफ पिंड गति करता है उसे घूर्णन अक्ष कहते हैं। यह वस्तु के अंदर या बाहर हो सकती है, बाहर हो सकती है, अंदर भी हो सकती है और बाहर भी हो सकती है। राइट बेटा। इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना द्रव्यमान केंद्र। द्रव्यमान केंद्र जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। द्रव्यमान केंद्र या सेंटर ऑफ मास मतलब किसी वस्तु या निकाय का वह बिंदु जहां पर वस्तु या निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे उस वस्तु का सारा द्रव्यमान किसी एक जगह पर केंद्रित है, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। या उस बिंदु पर, वह बिंदु जिस पर सभी बाह्य बल कार्य करते हुए प्रतीत होते हैं, उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। यानी किसी वस्तु का वह बिंदु जहां पर उसका संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है। समझ में आ रही बात। जैसे ये चौक है तो इस पर द्रव्यमान सब जगह समान रूप से फैला हुआ है। ऐसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र हमेशा इसकी ज्यामिति के मध्य में होता है। ज्यामिति के कहाँ होता है, मध्य में। जैसे एक जैसे फैला है तो इसके बीचों बीच होगा द्रव्यमान केंद्र। अगर यहाँ मैं उंगली लगा दूंगा तो क्या होगा बेटा, ये संतुलित हो जाएगा, क्योंकि जिस द्रव्यमान केंद्र पर अगर इधर लगाया तो इधर झुक जाएगा, इधर लगाया इधर झुक जाएगा, लेकिन बीच में ये संतुलित हो जाएगा। इसका मतलब इसका द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, बीच में। तो मैंने क्या बोला, किसी वस्तु या निकाय का वह बिंदु जहां वस्तु या निकाय का
संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित माना जा सकता है, या जिस बिंदु पर सभी बाह्य बल आरोपित होते हुए प्रतीत होते हैं उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। राइट बेटा, ऐसे कह सकते हैं दूसरी परिभाषा के रूप में, अगर ये हमारे पास कोई निकाय है और इसका ये बिंदु क्या है बेटा, द्रव्यमान केंद्र है, इसमें ये बहुत सारे कण हैं, ऐसे देखो ये कण है, इस कण का द्रव्यमान m1 है, इसका m2 है, इसका m3 है, इसका m4 है और इसका मान लिया mn है, n कण है। इसकी स्थिति r1 है, r1 वेक्टर, इसकी r2 वेक्टर, r3 वेक्टर, r4 वेक्टर और rn वेक्टर। तो मैं ये कहूं यहां से कि m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn वेक्टर बराबर क्या कहूं, 0, या ऐसे लिख दो, या मैं इसको ऐसे लिखूं कि सिग्मा i बराबर किससे 1 से लेके n तक, तो ये हो जाएगा mi ri वेक्टर बराबर 0। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, प्लस योग, और i बराबर 1 का मतलब पहला पद, i बराबर 2 तो दूसरा पद, और n रखेंगे तो nवां पद। तो ये परिभाषा हो गई। देखो इसको क्या कहते हैं बेटा, ये कहलाते हैं द्रव्यमानों के आघूर्ण। जैसे m और r, इसको कहते हैं द्रव्यमान आघूर्ण, तो यहां से परिभाषा बन जाती है, यहां से परिभाषा बनेगी द्रव्यमान केंद्र की, ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष द्रव्यमान, ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष, इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान आघूर्ण। ये सबके क्या है, द्रव्यमान आघूर्ण। ऐसा बिंदु जिसके सापेक्ष द्रव्यमान आघूर्णों का सदिश योग शून्य होता है, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं, उसे द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। ओके बेटा, इसके बाद आता है द्रव्यमान केंद्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, सेंटर ऑफ मास, यानी द्रव्यमान केंद्र से संबंधित तथ्य। नंबर 1, द्रव्यमान केंद्र
पर द्रव्यमान केंद्र पर ज्यामितीय द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी। बनवाएगा, द्रव्यमान केंद्र पर उस वस्तु का ज्यामितीय द्रव्यमान हो भी सकता है और नहीं भी, तथा द्रव्यमान केंद्र वस्तु के बाहर भी हो सकता है, जैसे अगर ये हमारे पास क्या है, जैसे ये हमारे पास चक्की है, क्या है, एक जैसी है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र क्या होगा, बीचों बीच, ये है इसका द्रव्यमान केंद्र, राइट। लेकिन अगर ये द्रव्यमान केंद्र तो ये अंदर से ठोस होती है, तो द्रव्यमान केंद्र पर द्रव्यमान भी होगा वस्तु का। लेकिन अगर ये वलय अंदर से खोखली हुई वलय, तो इसका भी तो द्रव्यमान केंद्र कहाँ होगा, बीच में। लेकिन ये द्रव्यमान केंद्र पर कोई ज्यामितीय द्रव्यमान नहीं होगा, ये हवा में होगा। ऐसे ही अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसे द्रव्यमान वितरित है, ऐसे जो न्यूमेरिकल में निकाल के बताएंगे आपको समय आने पर, अगर ऐसे कोई द्रव्यमान वितरित है तो इसका द्रव्यमान केंद्र इस वस्तु से बाहर होगा, लगभग यहाँ होगा। तो इस प्रकार मैंने क्या बोला कि द्रव्यमान केंद्र पर ज्यामितीय द्रव्यमान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, द्रव्यमान केंद्र वस्तु से बाहर भी हो सकता है। दूसरी बात है कि यदि द्रव्यमान सममित रूप से फैला है, द्रव्यमान सममित रूप से वितरित है, सममित रूप से वितरित है, तो सेंटर ऑफ मास वस्तु के ज्यामितीय केंद्र पर होगा, ज्यामितीय केंद्र पर होगा। ये बात समझ लीजिए, मतलब एक जैसी वस्तु है जिसका द्रव्यमान कहीं कम ज्यादा नहीं है, तो उसके बीचों बीच होगा। तीसरा कि द्रव्यमान केंद्र द्रव्यमान से संबंधित है, किससे, द्रव्यमान से संबंधित है, जबकि गुरुत्व केंद्र भार से संबंधित है, सामान्य वस्तुओं के लिए द्रव्यमान केंद्र व गुरुत्व केंद्र एक ही होते हैं। 3 पॉइंट हो गए बेटा। चौथा पॉइंट यहां लिखना है, आंतरिक बलों से द्रव्यमान केंद्र की स्थिति व गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और अगला है बेटा कि ज्यामितीय के या सेंटर ऑफ मास की गति स्थानांतरीय होती है, और छठवां है बेटा कि असमान द्रव्यमान वितरण के लिए द्रव्यमान केंद्र अधिक द्रव्यमान की ओर होता है,
अधिक द्रव्यमान की ओर होता है। मतलब अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान, जैसे मान लो ये कोई वस्तु है और यहाँ द्रव्यमान ज्यादा है और यहाँ द्रव्यमान कैसा है, कम है, तो इसका द्रव्यमान केंद्र अधिक भार की तरफ होगा, इधर होगा। अगर कोई वस्तु जिसका एक तरफ द्रव्यमान कम और एक तरफ ज्यादा है तो उसका द्रव्यमान केंद्र ज्यादा द्रव्यमान की तरफ होता है। ठीक है बेटा, तो आज हमने पढ़ा द्रव्यमान केंद्र कुछ परिभाषाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।